नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आप लोग आज ट्यून हुए हैं ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन में, जहां पे हम रनर्स की स्टोरीज लेकर आते हैं हर हफ्ते। और आज का जो हमारा रनर जो है वो काफी दिग्गज माने जाते हैं अपने फील्ड में। और इनफैक्ट जूनियर एथलेटिक्स में उनका जो है नेशनल रिकॉर्ड अभी तक कायम है 5000 और 10000 मीटर्स में। उनके रिकॉर्ड्स इतने हैं कि इतने सालों में, बहुत कम उम्र में, वो 32 नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुके हैं। उसके अलावा 4 इंटरनेशनल मेडल्स, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किए 2014 में। 1500, 5000, 10 किलोमीटर्स, हाफ मैराथन और फुल मैराथन में उनका जो है अचीवमेंट्स है। और उनके जो हाफ मैराथन टाइमिंग से बेस्ट टाइम है 1 आवर 6 मिनट्स, फुल मैराथन 2 आवर्स 21 मिनट्स। 10,000 मीटर्स में उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। सबसे बेस्ट टाइम है 28 मिनट्स 52 सेकेंड्स। और मुझे बेहद खुशी होती है और आज आपके सामने हमारे बहुत बहुत फेमस एथलीट राहुल कुमार पाल को लेके आने के लिए। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे शो में। यस सर। कैसा है मौसम पुणे में? पुणे मौसम ठीक है सर। अभी गर्मी का महीना चल रहा है तो अभी थोड़ा गर्मी तो है। बट और अच्छा सिटी से अच्छा पुणे का मौसम है, अभी ठीक रहता है, मॉर्निंग इवनिंग में ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अमेठी से हो, अमेठी के बारे में जरा बताइए, कैसा है वो जगह? मैं अमेठी से हूँ सर। जगह तो अच्छा है और यूपी का वैसे राहुल गांधी उन लोगों का एरिया है, तो वैसे भी अमेठी बहुत फेमस है। जगह भी काफी अच्छा है। अमेठी सिटी से मैं 20 किलोमीटर गांव में रहता हूँ, वैसे मेरा घर जो है सिटी से अच्छा मैं दूर रहता हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वहां का मौसम कैसा है? वहाँ का मौसम सर अभी गर्मी है। अभी तो फिलहाल छुट्टी नहीं है, अभी फिलहाल पुणे में ही है, लेकिन इस समय वहाँ पे घर पे बात होती है तो वहाँ पे गर्मी ही है अभी। अच्छा, आई होप कि वहां पे कोरोना पहुंचा नहीं है उतना। हाँ, अभी क्योंकि मेरा छोटा भाई भी इंडिया कैंप से ना सर, अभिषेक पाल, पिछले हफ्ते उन्होंने भी गाँव में गए, तो सिटी से वहाँ पे ज्यादा सेफ्टी है कोरोना से अभी। अच्छा, मेरे ख्याल से सिर्फ कोरोना ये सिटी सिटी का डिजीज है लगता है। पुणे में तो फिलहाल पुणे है, महाराष्ट्र में पुणे मुंबई तो ज्यादा ही है सर यहाँ पे तो। अभी मैं तो फिलहाल पुणे में ही हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़े लोग आपको हेलो कह रहे हैं। संजय रावत जी आपको हेलो कह रहे हैं, और सर कृष्णा जी आपको हेलो कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो आपको हेलो कह रहे हैं। ओके सर, ठीक है। हेलो तो सर सभी को। तो राहुल जी, एक बात बताइए। अ, आपके इतने अचीवमेंट्स हैं, और फिर भी जो अगर आप गूगल में हम सर्च करें तो फिर इंटरव्यूज या न्यूज आइटम्स बहुत कम है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली सर, आप जो सोशल मीडिया का भी ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, आप अगर सन 2009, 10, 11, 12, 13, 14 तक देखेंगे, 15 तक, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा रहा होगा। अभी तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी अगर कंपटीशन या स्टेट लेवल का भी लगभग मिल जाता है यूट्यूब और इस पे। उस समय में सोशल मीडिया इतना न होने के कारण मुझे लगता है कि शायद इतना मेरा यूट्यूब और गूगल पे अवेलेबल नहीं है। और जब अभी तो फिलहाल 2-3 साल तो इतना ज्यादा फॉर्म में नहीं रहा उस लेवल का कंपटीशन किया, तो इसके लिए थोड़ा सा कम मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा, उसके लिए हमने ये चैनल शुरू किया, ऑल इंडिया रनर्स हाँ सर, मोटिवेशन, ताकि मुझे आपकी बहुत स्टोरीज जो है आप आपने सभी को इनवाइट किया, सुनाए। मुझे बहुत खुशी मिला सर कि आप मुझे अभी मतलब एक्चुअली में होता क्या है, जो लेटेस्ट टॉप चलता रहता है उसी के पीछे सब लोग भागते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिली आपने मुझे इनवाइट किया, आपसे बात किया, तो काफी अच्छा लगा कि चलो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए आपने मुझे इंटरव्यू में आने के लिए मौका दिया। बहुत खुशी मिली, धन्य धन्यवाद इसके लिए आपका। थैंक यू आप। वेलकम। आपका अचिवमेंट्स इतना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे तरुण कुमार नेहरा जी कहते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड्स है काफी बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे एक पुराने रनर है हमारे, साइमन डिसोजा सर, जो रेलवेज के हैं, जो कहते हैं कि आपका अचीवमेंट जो है इतना अच्छा है कि आपका एफर्ट्स वो दिखता है और आपके रिकॉर्ड्स दिखते हैं। वो बॉम्बे से है, साइमन डिसोजा सर। सर का नाम और सुना है। जुहू, उनको जुहू किंग के नाम से जाना जाता है लोग, और क्योंकि वो सर जुहू बीच के वहां पे रहते थे और वहीं पे प्रैक्टिस करते थे। तो राहुल बिल्कुल। जी, जरा बताइए अपने बचपन के बारे में, कैसा रहा बचपन, और एथलेटिक्स पे आप कैसे आए? मेरा जो एथलेटिक करियर स्टार्ट है सर वो 2004 से है।
और ओके, एक्चुअली मेरी मेरी कहानी अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टेड कहानी है सर। क्योंकि एक बताइए। मेरे मेरे चाचा जी थे और उनका नाम कमलेश कुमार पाल है। और उनको गांधी नाम से ज़्यादा जानते हैं वहाँ पे। तो उनका एक सपना था इंडियन आर्मी में आने के लिए। तो उनकी एज उस समय लगभग 18-19 साल थी। तो उन्होंने भर्ती देख रहे थे, एक दो भर्ती देखी थी उन्होंने। और उनका रिटर्न एग्जाम रह गया था, तो उनको ट्रेन से एक हादसा हो गया सर उनका एक्चुअली में। वो इलाहाबाद में पूर्णिमा के दिन नहाने के लिए जाते हैं ना हम लोगों के यहाँ से। तो उनको हम्म। एक चोट आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो उनको उसके बाद उन्होंने वो मतलब कोमा तक वो चले गए थे। उनको समझ लीजिए कि आप उनको दोबारा जन्म मिला है। तो उनका एक सपना था कि भाई मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा, ना कि खिलाड़ी बनने का। तो वहाँ पे मेरे घर के पास में उनका एक 2 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड है, वहाँ पे सब लोग भर्ती की तैयारी करते हैं। तो जब उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ तो उनको डॉक्टर लोग ये बोले कि आप जो है थोड़ा जब ठीक हुए तो उनको एक जुनून था कि मेरा सपना टूट गया। तो मैं घर में थोड़ा बड़ा था तो चाचा के पास ही मुझे मतलब डॉक्टर ने उनको बोला था देखभाल के लिए एक आदमी चाहिए। तो चाचा ने मुझे ही सेलेक्ट किया था कि मेरे पास आप रहो और आप मेरा जो कुछ भी हेल्प चाहिए करते थे। तो 4-5 महीने बाद वो थोड़ा थोड़ा उनको चलने का ऐसा बोला गया तो उनका घर पे मन नहीं लगता था। तो उस ग्राउंड पे वो जाते थे और उनका मन तो पता है खिलाड़ी हो या आर्मी भर्ती वाला कोई भी स्पोर्ट मैन या रनिंग करते तो उसका मन वहीं पे लगता है। उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे मतलब इमोशनल होके उन्होंने बोला मेरा तो अब सपना लग रहा है पूरा नहीं होगा। और हम कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर भी ट्राई करने के लिए कि परिवार में कोई ना कोई एक इंडियन आर्मी में जाके देश की सेवा भी करे। और मेरा सपना नहीं पूरा होगा तो मुझे आप ग्राउंड पे कोशिश करो लेके चलने के लिए, मेरा भी मन लगेगा। अगर देखो आप भी रनिंग करके और ट्राई करो। तो मैं सर उनको धीरे धीरे लेके अपना जाने लगा और वहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा रनिंग करने लगा। उसके बाद हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो लोग पीटी मास्टर सर लोग थे, वो लोग भी काफी इंटरेस्टेड फिर करने लगे। उसके बाद वहां से मैं धीरे धीरे अपने ग्रामीण लेवल पे सर, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे ऐसे खेलते खेलते और चाचा को भी इंटरेस्ट आने लगा कि बहुत अच्छा आप कर रहे हो। मेरा मनोबल वहां से ही मतलब धीरे धीरे और सीनियर लोग भी हमारे ग्राउंड के जो थे वो सपोर्ट करने लगे। तो कुछ लोग वहां पे मतलब भर्ती देख के आए थे, मेडिकल वगैरह में नहीं सेलेक्ट होते, फेल कर दिए जाते हैं। तो वहां से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बहुत टफ रहता है। तो मैंने सोचा इतना रनिंग में फिर उसके बाद मुझे सर ना इतना मैं चाचा का सपना पूरा करने के लिए इतना इंटरेस्ट से करने लगा अपने लाइफ को। और उनके पास ही रहता था, सुबह शाम ग्राउंड जाता था और स्कूल भी जाता था। फिर मैं जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट 2 साल में मैं सर आप मान लीजिए सन 2004 में शुरू किया था। सन 2006 में मैं नेशनल सॉरी स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल तक आ गया था मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद सन 2007 में घर से ही मेरा ग्रामीण नेशनल होता था, रूरल नेशनल करके 2007 में वो पहला मेरा नेशनल लेवल का मेडल था, वो फरीदाबाद में हुआ था। अच्छा। और उसके बाद मेरा काफी अच्छा रहा, लोकल में भी सपोर्ट हो गया, हॉस्टल से भी मुझे ऑफर आने लगे। और सन 2008 में मैं स्कूल नेशनल में सर कोचीन में हुआ था। वहां पे 5 किलोमीटर में मैं 14 मिनट 55 सेकंड लगा के सिल्वर मेडल जीता था। और क्रॉस कंट्री में गोल्ड आया था। तो वहां पे अपना ये आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, यहाँ से सर टीम गई हुई थी। और वो टीम ने मुझे सेलेक्ट किया आर्मी बॉयज के लिए। आपने अच्छा। बीएससी बॉयज स्पोर्ट कंपनी बोलते हैं। तो मैंने वहां पे सन 2009 16 फरवरी सन 2009 को मैंने वहां पे ज्वाइन किया। यहाँ पे ट्रायल हुआ तो मुझे गांव से लाया गया। और उसके बाद मैं तो एकदम गांव से आया, कोई हॉस्टल में नहीं था। और इतना अच्छा फैसिलिटीज है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में सर। मैं बता रहा हूँ जो कुछ भी अचीवमेंट है सर आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट और इंडियन आर्मी की देन है अभी। तो वहां पे मुझे इतना अच्छा लगा। वहां पे मुझे उस समय जून के महीने में सन 2009 में फर्स्ट यूथ एशियन गेम्स हो रहा था सर सिंगापुर में। यूथ लेवल का एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम हो रहा। उस टाइम में अपना यहाँ पे सभी लोग जो हॉस्टल के बॉयज के बच्चे थे वो लोग काफी अच्छे तैयारी कर रहे थे। कोचेज जो उनको वो मतलब जो मोटिवेशन करते थे, टारगेट देते थे हमारा कंपटीशन के पहले। तो तब मुझे भी था तो, लेकिन वहां पे इतना होप नहीं था मुझे क्योंकि 2-3 महीना आए हुआ था। तो उसके बाद मदुरई में नेशनल था सर। मैं वहां पे गया तो आर्मी बॉयज का उस एशियन गेम्स में, यूथ एशियन गेम्स में मैं 1500 मीटर में अकेला उस हॉस्टल से सेलेक्ट हुआ। अच्छा। तो
उसके बाद काफ़ी आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिला, काफ़ी इंटरेस्टेड कहानी हुई। उसके बाद मैं जूनियर इंडिया कैंप में भोपाल में सेलेक्ट हो गया और फर्स्ट यूथ एशियन गेम्स के लिए गया सर। मुझे भी मतलब बोलते नहीं सर कि थोड़ा फर्स्ट इतना जल्दी-जल्दी मुझे अचीवमेंट मिला तो मैं तगड़ा था, मैं सिल्वर मेडल आया मेरा 1500 मीटर में। मैं उस समय गोल्ड मेडल भी ला सकता था, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ा-सा उसके लिए मैं प्रिपेयर मेंटली नहीं हो पाया था कि मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ। मेरी काबिलियत जो अंदर थी, मुझे मतलब इतना किसी ने नहीं कर पाया कि मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ। तो अच्छा। मैं लास्ट लैप में मुझे पता चला कि मैं मेडल भी जीत सकता हूँ, ग्रुप में चल रहा हूँ। तब अच्छा। इसलिए मेरा सिल्वर मेडल आया। उसके बाद मैं आपके पास पूरा वो भेजा ही हूँ। उसके बाद अच्छा। ऐसे मेरा स्टार्टिंग का कहानी रहा सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इनफैक्ट काफी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि हाँ, बिना एक तो एक कि आपका चाचा जी का सपना आपने आपने पूरा किया, जो बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़िया था। और अब चाचा जी कैसे हैं? चाचा जी अभी भी अच्छे हैं सर। और जब मैं सन 2010 में मेरा इंडियन आर्मी में जॉब के लिए ज्वाइनिंग हुआ, डायरेक्ट हवलदार रैंक में मुझे रखा गया। मैं क्योंकि इंटरनेशनल मेडल ला चुका था। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार को और चाचा जी को खुशी मिली कि मेरा इंडियन आर्मी का सपना पूरा हुआ करके, कि अपने अच्छा, घर से कोई देश के लिए मतलब इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। आपका जो सफर जो है वो जो है काफी छोटे समय में आपका जो अचीवमेंट है काफी अच्छा रहा था। उस टाइम में जब आप स्कूल में जब दौड़ रहे थे, आप स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्या कोई कोचिंग वगैरह हुआ था आपके लिए उस टाइम में? सर कोचिंग जो था मतलब जो स्कूल में पीटी मास्टर ये लोग गेम टीचर रहते हैं, ये लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एक्चुअली मैं जब बचपन से इस फील्ड में आया सर ना, तो मैं इस पे इतना फोकस से काम करता था कि हर कोई टीचर, हमारा दोस्त लोग या ग्राउंड पे जो आते थे पास पड़ोस मार्केट वाले, उनको भी मतलब ये दिखता था कि ये लड़का हार्ड वर्क करने के लिए अपना मतलब कंसंट्रेट बहुत रखता था मैं। और कभी इधर-उधर घूमता नहीं था स्कूल में, अपना फ़ोकस। तो इसलिए हर कोई मुझे मतलब ये चीज़ें आज भी बताते हैं लोग कि मतलब जो स्टार्टिंग जिन्होंने देखा है, कि शुरू से ही मुझे टारगेट पे मतलब फ़ोकस बहुत लगन रहती थी मुझे। अच्छा, उस टाइम में आपको आपके परिवार के अलावा कौन-कौन लोग आपको एनकरेजमेंट आपको किया, जिस वजह से आप यहाँ पे हो? मैं परिवार तो जो मेरा है सर, मुझे दो मार्केट में भी एक्चुअली बताऊँ सर, जो मेरे मार्केट में दुकानें भी थी, वो लोग भी मुझे बहुत हेल्प किया। अगर मुझे कोई फ्रूट हो गया उधार लेना है, या मान लीजिए आप चने, मूँग, मूँगफली या अपना काजू बादाम भी लेना है, तो मेरे जो लोकल दुकानें हैं मतलब मार्केट में, वो लोग भी बहुत हेल्प किया मुझे। और जो हमारे स्कूल के टीचर लोग भी थे, अगर मुझे खेलने के लिए ले जाते थे, तो ₹500 उस समय बहुत होता, तो वो लोग भी देते थे, मतलब या शूज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ी या कुछ, तो मदद करते थे लोग स्टार्टिंग से ही। अच्छा, बहुत बढ़िया। आई मीन ये है कि एक जब मैंने एक इंटरव्यू किया था, उनका नाम है हेनरिक रमाला बोल के, जो साउथ अफ्रीकन, जो टाटा मुंबई मैराथन के पहले विनर रह चुके हैं। वो कहते ओके। थे कि क्या ना, एक बच्चा जब गांव में होता है तो पूरा गांव उसका देखभाल करता है। क्या आपकी तरह आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जहाँ पे पूरा गांव ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, नहीं, बिल्कुल सर। मेरा गाँव और मेरा जो इलाका है, 2-3 गाँव और पास में है। मुझे सबने जितना मदद हो सका या मोटिवेट ही किया, उन्होंने बहुत ही मतलब मुझे किया, क्योंकि हमारे यहाँ सर एक हमारे जो सांसद जी हैं, डॉक्टर संजय सिंह, वो वहाँ पे एक हाफ मैराथन कराते थे अपने जन्मदिन पे। तो वो हमारे एरिया में बहुत फेमस रहती थी। उनका 12 नवंबर को रहता है जन्मदिन। तो उस रेस में हम लोग क्या है, जीतने के लिए होता है कि इस ग्राउंड से उस ग्राउंड पे, तो चर्चा में रहती थी। इसलिए हर कोई मतलब अपने एरिया का सपोर्ट करता था, हर कोई मुझे सपोर्ट करता था। तो मैं उसमें 2 बार फर्स्ट था, 1 बार थर्ड था। तो इसलिए और भी चर्चा में था, तो हर कोई सपोर्ट मुझे करता था, मेरे गाँव के जो लोग हैं। अच्छा। ऐसा ऐसा होता है कि जब आप जो है ट्रेनिंग करने के बाद आप अपने पहले रेस में जाते हो, वो पहला रेस काफी महत्वपूर्ण होता है अपने एक एथलीट के लिए। आपका पहला रेस कैसा रहा, और क्या-क्या सीखने को मिला अपने पहले रेस में लाइफ के? सर जो पहला रेस था, उस समय तो एक्सपीरियंस वाला तो रहता नहीं था, और टाइम टारगेट भी नहीं रहता था। उस समय तो ये रहता था कि प्लेस टारगेट, हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना है। और लेकिन मुझे सर जब से स्टार्टिंग था मेरा, तो मुझे रहता था कि मैं एक ही मेडल मानता हूँ जो गोल्ड मेडल होता है, और आदमी उसी को याद करता है जो गोल्ड रहता है। सिल्वर ब्रांच को तो मुझे नहीं लगता कि उतना लोग याद करते हैं। इसलिए कोशिश रहता था कि मैं फर्स्ट ही आऊँ।
ओके। तो वो जो पहला मेडल जो आपने जीता वो कौन सा मेडल था, और कैसा सर रहा वो रेस? नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आप बात कर रहे हैं? आप जिंदगी का पहला मेडल? जिंदगी का जो पहला मेडल था सर वो ब्लॉक लेवल का था सर, वो 600 अच्छा, मीटर था। ओके। तो कहाँ पे था वो? उसमें सर वो हमारा भादर ब्लॉक है करके, जो हमारा ब्लॉक का नाम है भादर, और भादर में ही था वो। तो वहां पे मैंने 600 मीटर जीता था। तो वहां पे मुझे बहुत खुशी मिली थी। और उस समय तो मेडल तो नहीं मिलते थे, लेकिन टी शर्ट हो गया और इस टाइप का चीज कुछ मिलता था स्पोर्ट्स किट जैसे, तो इसलिए बहुत मतलब खुशी मिली थी। ओके, वो टी शर्ट है अभी भी आपके पास? सर वो टी शर्ट तो अभी नहीं है, उस समय क्योंकि हम लोग के पास इतना ज्यादा नहीं रहता था कि उसको रख सकते, जो मिलता था उसी की यूज करते थे। अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर उससे मेरा जो पहला टी शर्ट जो है, मैं एक हाफ मैराथन में भाग लिया था, तो अभी अभी वो इतना खराब हालत में था तो मुझे फेंकना पड़ा, और मेरे परिवार वाले काफी नाखुश रहे उससे, हाँ, कि आपने वो टी शर्ट कैसे, किससे पूछ कर फेंका। मैं कह रहा था ये हाँ, मेरा टी शर्ट है, मैं फेंक सकता हूँ, तो बोलते ऐसे नहीं कर सकते हो आप। नहीं नहीं, ये नहीं रखना चाहिए सर, ये तो है। ओके। तो आप स्कूल लेवल से आप जूनियर लेवल में गए, जहां पे आपने काफी कम समय में जो है आपने काफी कुछ महारत हासिल की। इनफैक्ट आपके जो रेसेस इतने अच्छे थे कि आप मेरे ख्याल से जूनियर लेवल में एक बहुत बड़े सुपरस्टार ही रहे। आपके जो 5000 और 10,000 मीटर्स के रिकॉर्ड्स हैं, अभी तक बहुचर्चित है उस टाइमिंग्स में। उस टाइम में आपको क्या जुनून था कि आप आप इतने अच्छे करने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए थे? सर एक्चुअली में अगर आप मेरा टोटल रिजल्ट देखेंगे शुरू से लास्ट तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो मेरे कोच सर जो थे वो लोग मुझे ऑलराउंडर बोलते थे। और मुझे बचपन से ही जो इंटरेस्ट था ना सर, वो इंटरेस्ट था लंबी रेस के लिए। लेकिन वो लोग 1000 मीटर और 1500, मेरा एज कम था, तो इसके लिए वो लोग मुझे कम, मतलब जबरदस्ती टैलेंट को देखते हुए करते थे कि भाई 1500 किलोमीटर कर लो। उस समय तो अंडर 18 में 10 किलोमीटर 5 नहीं रहता था। हाँ। इसके लिए मुझे करते थे, और मैं उसमें भी उतना प्रैक्टिस ना करके लॉन्ग की प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा रिजल्ट देता था। तो इसलिए जो किलोमीटर का मेरा रिकॉर्ड है, 1500 मीटर में इंटरनेशनल मेडल लेके आया। तो ये सब जो मेरे मेडल थे 3 किलोमीटर में, तो इसके लिए वो लोग मुझे, कोच सर ने बहुत प्रेशर करते थे। और शुरू में मुझे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का इंटरेस्ट था, लेकिन इवेंट्स नहीं होते थे, तो लोग बोलते तू बस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा, मेडल तो श्योर है तेरा। तो मैं इसलिए जो है, और जो अंडर 18 का भी मेरा नेशनल रिकॉर्ड है, वो मैं 3 बार बनाया हूँ। एक बार अच्छा। 2 मिनट 34 सेकंड में, और उसके बाद सिंगापुर में बनाया 2:29 का, फिर बेंगलोर में 2:27 का बनाया। तो इसलिए उन लोगों को बहुत बिलीव था, मेरे जो कोचेस थे उनको बहुत विश्वास रहता था, मतलब जरूरत पड़ने में किसी भी इवेंट में मैं अच्छा रिजल्ट देता था। अच्छा, तो ये है कि एक तो है कि आप पहले का जो आपका जो सफर था, जहां पे आप आपके पीटी मास्टर आपके सपोर्टर थे, उसके बाद आप बीएससी ज्वाइन किए आर्मी की तरफ से। आपका जो पहला सीरियस जो कोच वो कौन था, जो जो आप पे काफी ध्यान दिया और आपसे काफी परफॉर्मेंस मांगते थे और आपके इंप्रूवमेंट्स लेके आए? वो कौन था वो सीरियस सबसे फर्स्ट और ये वाला कोच? हमारे सीनियर जो यहाँ पे थे सर, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे हमारे अभी जो साहब रिटायर हो गए, उनका नाम कैप्टन उमराव लाल सैनी है। तो उनके अंडर में वो, उन्होंने वहां सेलेक्ट कराया, उनके अंडर में प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद एक केरला के कोच थे, के एस अजूमन सर थे, वो हैडल और स्प्रिंट को देखते थे। तो हॉस्टल में वो सीनियर थे, और प्रैक्टिस उनके दोनों लोग ये मिल के मुझे काफी अच्छा काम किया। फिर बाद में जैसे जैसे इवेंट चेंज होता गया, इंडिया कैंप्स में गए और आगे बढ़ता गया, कोच भी चेंज होते रहे, लेकिन हम जो हमारे कोचेस थे पुराने गांव से लेके, जो मैं सबके टच में रहता था, गाइडलाइन सबसे कहीं पे जाने से उनसे कांटेक्ट में रहता था कि कोई मिस्टेक हो तो, या रेगुलर बातें उनसे, ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा। तो बहुत बढ़िया। तो वो उन कोचेस ने आपको क्या क्या सिखाया? आपको आपसे आना क्या सीख मिली आप उनको उनसे आपको? ये एक्चुअली में देखो तो जो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हर लेवल का प्लेयर मिल जाता है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, आप किसी भी लेवल के प्लेयर यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे प्लेयर को बनाया भी जाता है। तो वहां पे हम साथ में उनके ट्रेनिंग करते हैं, तो मोटिवेट हमेशा रहता है बंदा, और टारगेट जो है बना रहता है।
तो इस लेवल पे तो वहाँ पे जो है पॉजिटिव और हाई लेवल की बातें या लेक्चर जो होते हैं ना, तो उस पे हमारा उससे माइंड को हमारे हमेशा पॉजिटिव रहता है इस लेवल पे खेलने के लिए। तो वहाँ पे जो ओके। कोचेस थे, मैं मेडल के लिए नहीं, बीच में मुझे जो जूनियर्स के सब रिकॉर्ड बनाए गए, तो जो पहले रिकॉर्ड रहता था, इस रिकॉर्ड को वो लोग फिर रिकॉर्ड ब्रेक की बात करते थे, रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड ना कि मेडल की। इसलिए मुझे वो लोग हर लैप में बताते रहते रिकॉर्ड के अंदर टाइम जा रहा, गोल सेट करके आते सर हम लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया। उस टाइम में जूनियर लेवल में आपके मेन कॉम्पिटिटर्स कौन थे भारत में? जूनियर लेवल सर मेरा कॉम्पिटिटर जो थे वो इंद्रजीत पटेल थे, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के बगल में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और यूपी के रहने वाले वो भी हैं। तो मेरा जो 6-7 साल जूनियर का कंपटीशन रहा, बहुत दिलचस्प रहा। उनसे मैं हार भी बहुत हुआ, और उनका उन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो मैंने भी उन्हीं का रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो हमारा शायद उनके अलावा और कोई मुझे बीट भी नहीं किया होगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इसमें। वही एक एथलीट थे जो हमको मतलब काफी फाइट रहती थी हमारी। अच्छा, आगे अगला सवाल पूछने से पहले मैं यहाँ पे चंद लोग आपको हेलो कह रहे हैं। विश्वजीत खान आपको हेलो कह रहे हैं। राकेश सिंह जी आपको हेलो कह रहे हैं। राकेश सिंह जी है। प्रमोद सतपुते है जो बीड डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो है वो महाराष्ट्र के, वो आपको हेलो कह रहे हैं। और गजानन इंगले देशमुख जी आपको हेलो कह रहे हैं। ललित चांदना जी आपको हेलो कह रहे हैं। और बैंगलोर से जो है मनीष और निमेश जी आपको हेलो कह रहे हैं। थैंक यू, हेलो सभी को, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बढ़िया। तो ये है कि आपका जो है कॉम्पिटिटर जो है काफी दिलचस्प कंपटीशन रहा आपका जूनियर लेवल पे, फिर आप सीनियर लेवल पे गए। सीनियर लेवल पे जो है आप एएसआई की तरफ से आप खेलने लगे। जरा आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि लोग आर्मी से नहीं है, तो एएसआई का नाम काफी सुना है ऐसे तो, कि सारे स्पोर्ट्स इवेंट में सर्विसेज का नाम है। बॉक्सिंग लो, कौन से भी स्पोर्ट्स लो, उसमें सर्विसेज का नाम है। आपका जो है एएसआई इंस्टीट्यूट के बारे में जरा बताइए लोगों को कि कैसा है इंस्टीट्यूट, कितना बड़ा है, और लोग उसमें एडमिशन कैसे पा सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। जरा एएसआई के बारे में बताइए लोगों को। सर ये जो अपना आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, इसमें ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। और इसमें जो बॉयज का अपना बीएससी में अगर आपको आपके बच्चे को अगर जाना है, उसमें उन्होंने ईयरली भर्ती आती है, उसमें ट्रायल्स होते हैं। तो उसमें ट्रायल्स में जाने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, और वो डेट आती है, उस डेट पे उनके हिसाब से आपको ट्रायल देना पड़ता है, एडमिशन होता है। और उसमें जो सीनियर टीम है अपना आर्मी में जो ज्वाइन करके प्रैक्टिस करते हैं, उनको आर्मी स्पोर्ट कोटा जो भर्ती होती है, इंडियन आर्मी में कोई सेंटर भर्ती करता है, तो उनको वहाँ पे अपना लेटर डाल कर हर एथलीट को बुलाया जाता है और उनको ट्रेंड किया जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो अच्छे होते हैं नेशनल मेडल करते हैं, वो फिर इंडिया टीम्स में अपना जाते हैं। और इंडिया टीम से अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते या इंजरी हो जाती है, तो रिटर्न आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो इसके लिए वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक अच्छा एथलीट बनने के लिए। और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो एथलीट्स हैं या जो स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको सबको पता है कि इंडिया में सबसे टॉप आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है। और वहाँ पे अगर स्पोर्ट करना है, वर्ल्ड ओलंपिक लेवल पे मेडल जीतना है और एशियन गेम्स, इन पे वहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जाती है। और हर एक फैसिलिटीज वहाँ पे है जो हमको वर्ल्ड क्लास की जो वहाँ पे चाहिए। बहुत बढ़िया। तो और ये भी है कि आपका ओलंपिक एक मोटो है वहां पे कि हाँ, गोल्ड गोल्ड मेडल, कौन सा क्या है मोटो? वो मोटो है सर ओलंपिक गोल्ड मेडल का है। और अभी तक ओलंपिक्स लेवल में 4th पोजीशन तक तीरंदाजी वगैरह में आए हैं, लेकिन अभी मेडल्स नहीं मिला। इसलिए आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट और इंडियन आर्मी काफी फोकस से काम कर रही है कि हमारा मोटो जो है जल्दी पूरा हो। बहुत बढ़िया। आप जो है पहले स्टार्ट किए थे आप 1000 मीटर्स, फिर आपने 1500 मीटर्स भागे, फिर आप कह रहे थे कि आपको पहले से पता था कि आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बने हो। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपने चेंज कब कब हुआ आपका 5000 10,000 मीटर्स का, और किसने सजेस्ट किया, किसने ये पुश मेरा किया इस चेंज को? सन 2010 में चेंज हो गया सर, क्योंकि सन 2010 में मैं अंडर 20 एज ग्रुप खेलने लगा था। तो 10 क्या 11 में एंट्री करते करते मेरा हो गया था। तो मेरा पहला ही सीनियर में जो नेशनल गेम्स हुआ था रांची में,
तो सीनियर नेशनल रांची में ही मैंने सीनियर, मेरा पहला सीनियर का कंपटीशन होता, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेडल तो मारूंगा मैं। और मैं बहुत, उस समय मेरी मतलब 19 साल, अंडर 19 एज थी। मैं वहां पे सिल्वर मेडल जीता और अपना पर्सनल बेस्ट टाइम करके 14 मिनट 14 सेकंड। बहुत बढ़िया। तो ये आपका हाँ 5000 मीटर्स का था। सर। जरा जरा उस रेस के बारे में बताइए, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट थे, और ये कॉन्फिडेंस कहाँ सर से आया, वो भी आप जूनियर से सीनियर लेवल गए थे। उस रेस में सर एक्चुअली तो सीनियर प्लेयर भी, मतलब इंडिया कैंप से भी बहुत सारे लोग आए थे, और हमारे साथ में जो थे, तो और कोच साहब लोग भी ये बोलते थे इंडिया कैंप से बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, बहुत सब कुछ है। तो सर ने बोला बेस्ट टाइम हो सकता है, मेडल के लिए भी चांस है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट बात नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं बोला सर मैं मेडल मार दूंगा, इतना तो है। लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं उस समय ऊटी में प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा। तो उसके बाद उसमें मेरा 5 किलोमीटर में सिल्वर मेडल आया, और अच्छा। साहब ने बोला तेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था, और इसलिए मुझे इतना तो नहीं था जितना आपको कॉन्फिडेंस था। मैं बोला सर मुझे जो है, क्योंकि पहली बार 5 किलोमीटर मिला सीनियर में, मुझे मतलब सीनियर के साथ भागने में इतना डर नहीं लगता था। अच्छा, कौन कौन थे वो सीनियर्स जिनको आपने हराया, और कौन था मेडल सर विनर, गोल्ड मेडल? उस समय सर गोल्ड मेडल विनर थे सूजी मैथ्यू, केरला के रेलवे टीम से थे इंडिया कैंप में, तो वो थे ओके। उस समय गोल्ड मेडल। अच्छा, और आपने किसको हराया? और मैंने उस समय सरताज संदीप बाथम करके थे इंडिया कैंप से, उनको मैंने हराया उस समय, और मैं सिल्वर मेडल था उस समय। और बहुत सारे एथलीट थे जो मतलब पीछे पोजीशन थी, बहुत सारे थे, लेकिन मैं सेकंड था, तो बहुत सारे लोगों को हराया, इसलिए सेकंड आया। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सफर जो था, जहां पे आप जूनियर से आप सीनियर गए, और सीनियर से उसके बाद जो है, आई मीन आपने एएसआई तो ज्वाइन कर लिया, फिर नेशनल नेशनल कैंप में गए। उसके जरा बाद में बताइए लोगों को हाँ, नेशनल कैंप्स के बारे में, कैसा है ये, आपके एएसआई से अलग क्या है, अलग उस नेशनल नेशनल कैंप्स में? सर नेशनल कैंप्स में जो है अपना, वहां पे देखो क्या है सर कि गिने चुने एथलीट आते हैं, पूरे टॉप रनर्स रहते हैं। तो उनको जो टॉप रनर्स है, तो हम वहाँ पे टॉप रनर्स की ट्रेनिंग एक साथ करते हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस ग्रुप होता है ना, वो बहुत अच्छा ग्रुप मिल जाता है। तो हमारा जो टाइमिंग इम्प्रूवमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा टाइमिंग इम्प्रूवमेंट जो है होता है। और वहाँ पे जो फैसिलिटीज है, वहाँ पे इंडिया कैंप पे बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है, फॉरनर कोच भी रहते हैं, फिजियो भी फॉरनर है, मसाजर भी फॉरनर है। तो ये फैसिलिटीज और डाइट वगैरह भी काफी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए और फोकस जो है वहाँ पे ओलंपिक्स लेवल, इस लेवल की बातें होती रहती हैं, जो गाइडलाइंस हमको मिलती रहती है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, ये एक अगर आपका जो करियर ग्राफ हम देखें, तो करियर ग्राफ पे जो है आपका जूनियर लेवल का तो करियर ग्राफ बहुत ही ऊंचा है, और फिर आप सीनियर लेवल पे आए। आपको लगता है कि सीनियर लेवल पे की करियर ग्राफ थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया एज कम्पेयर टू पर जूनियर, और मुझे बताइए क्या है इसका वजह? उससे, आज भी मुझे उस बात का दुख रहता है, जिस हिसाब से मैंने जूनियर लेवल किया उतना बेटर मैं सीनियर पे नहीं कर पाया, और मुझे और अच्छा करना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ तो इंजरी का थोड़ा इशू है, और फिर मुझे थोड़ा फैमिली में थोड़ा जिम्मेदारी बहुत थी सर, क्योंकि मेरा फैमिली में 5 भाई 2 बहन हूँ। मम्मी पापा तो अपना खेती करते हैं, और मैं अपने परिवार में सभी को, मेरा एक सपना था सभी को मैं स्पोर्ट में कराया। मेरा छोटा भाई अभिषेक पाल है, जो अभी करंट में इंडिया कैंप में है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का। वो भी लास्ट एशियन चैंपियनशिप दोहा में था, वो भी खेला। और उसके बाद अभी जो फेडरेशन कप हुआ अभी पटियाला में 2 महीना पहले, उसमें 10 किलोमीटर में गोल्ड है, और अपना 5 किलोमीटर में सिल्वर मेडल है। तो मेरा एक सपना था, मैं अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी मैं सबको स्पोर्ट में लेके आऊँ। मेरे जो छोटे भाई बहन है, और मेरी एक सिस्टर है पूलन पाल है, वो अपना, वो भी नेशनल सीनियर नेशनल की गोल्ड मेडल रह चुकी है। और मेरी एक सिस्टर और है अंतिमा पाल है, वो भी खेलो इंडिया में 3 किलोमीटर में सिल्वर मेडल जीत चुका, प्रेजेंट में खेलो इंडिया में है। और मेरे भाई एक अभी, वो भी तैयारी कर रहा है, अभी फर्स्ट नेशनल उन्हें जूनियर नेशनल गुवाहाटी में खेला, 5th पोजीशन आई 10 किलोमीटर में। तो मेरे लिए एक बहुत जिम्मेदारी भी थी अपनी फैमिली को भी, जो उनको भी हमेशा मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। तो बाकी मुझे इंजरी का थोड़ा इशू था सर, मैं इसलिए अपना 10 किलो सीनियर लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन तब भी मैं मेडल और एशियन गेम्स वगैरह लेवल पे किया। और आप जो एशियन गेम्स की बात करें सर, 28:52 सेकेंड में मैं टाइम दे के मेडल नहीं मिला, ये भी मेरा एक बेड लक था।
और यूथ ओलंपिक्स में 2 माइक्रो सेकंड से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। उसमें मेरा एक स्पाइक निकल गया था एक पैर का, और उसके कारण मैं चूक गया। 2 माइक्रो सेकंड से यूथ ओलंपिक्स क्वालीफाई नहीं कर पाया सिंगापुर में। अच्छा। तो ये नहीं अपना जो ये इश्यू ये है। ये है कि इतने जो ना होने के बावजूद आपने फिर भी आगे चलकर खेला, यही बहुत बड़ी हाँ, बात है। और फिर भी आप मेडल्स लेके आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक और दिलचस्प और बात ये यह है कि, हाँ बोलिए, सॉरी। सीनियर में सर मैं और अच्छा कर सकता था, लेकिन सन 2016 में मुझे, सन 2014 एशियन गेम्स के बाद मुझे 1.5 साल तक कंटिन्यू इंजरी थी। तो मेरा टॉप अच्छा। फॉर्म में था। अगर वो शायद इंजरी नहीं होती तो मैं सीनियर में बहुत, ट्रैक एंड फील्ड में बहुत अच्छा करने का उम्मीद था मुझसे। ओके। क्या इंजरी थी? मुझे सर नी के नीचे, और ये बैक में सर था, बैक इंजरी थी। और हामस्ट्रिंग और ग्लूटियस से मेरा राइट लेग में पूरा ही इंजरी हो गया था सर। अच्छा। अब कैसा है? अभी ठीक है सर। उसके बाद मैंने जो इवेंट चेंज किया, मैंने मैराथन में जो कन्वर्ट हुआ, उस समय सन 2016 जो रियो ओलंपिक्स था, उस समय मैराथन का जो टाइमिंग दिया था सर, 2 घंटे 19 मिनट में उन्होंने IAA अपने दिया था। तो क्वालिफाई मतलब ज्यादा चांसेस उसमें थे फुल मैराथन में। तो मैं इंजरी के अच्छा। बाद जब रिटर्न हुआ तो मेरा 5-10 किलोमीटर करने का इरादा था, लेकिन ओलंपिक मेरे दिल में क्या था, एक ओलंपिक्स लेवल पे जाने के लिए। लेकिन ओके। मैं, तो उसमें 10 किलोमीटर बैक होने के लिए बहुत टाइम लगता। और तो मुझे लगा कि मैं मैराथन में कर सकता हूँ, टाइम भी बहुत कम था, उसके पहले कभी किया नहीं था। लेकिन मैं तब भी जो 5-6 महीने ट्रेनिंग करके इंजरी के बाद 2 घंटा 21 मिनट 40 सेकंड का जो समय लिया, तो क्वालिफाई तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर देखा जाए तो नजदीक जरूर पहुंच गया था। बहुत बढ़िया। ये एक कि ना, आप कह रहे थे कि आपकी पूरी फैमिली अभी जो है सब सारे स्पोर्ट्स में है। तो जब आप लोग मिलते हो घर के अंदर, तो जो ना आपका जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या 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 बातें होती है? टाइमिंग, वर्कआउट, डाइट, क्या होती है बात? होती है, ये बातें भी होती हैं सर। और मेरे भी 2 छोटे भाई हैं, 10th और 12th क्लास में हैं। तो ये बातें शुरू करने, क्वेश्चन वो लोग शुरू करते हैं। मतलब वे कभी बोलते हैं कि अभिषेक भैया तगड़े हैं, और कभी बोलते हैं राहुल भैया तगड़े हैं। तो हम लोग ऐसे मतलब मजाक करते हैं। हमारे कोच साहब बोलते हैं कि कोई कंपटीशन की बात है, तो मैं ये बोलता हूँ भाई मेरा टाइम तो अच्छा है, अभी करंट मैच चल रहा है, तो आप लोग उसका ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और मैं थोड़ा पुराना हो गया तो मुझे नहीं कर रहे हो। तो इस टाइप की बातें होती हैं। तो मेरे मेरे जो छोटे भाई है वो लोग भी बोलता हूँ कि वो लोग भी बोलते हैं हम तो आप दोनों से ही अच्छा निकलेंगे और टाइम भी आपसे अच्छा करेंगे। अच्छा। हमारा इस टाइप की बातें, हाँ। बहुत बढ़िया। ये भी काफी दिलचस्प है ना, जब सारे लोग स्पोर्ट्स के होते हैं और दो लोग अभी बिल्कुल स्पोर्ट्स में आने वाले हैं, तो फिर बातें तो ऐसी बिल्कुल। होगी। ये तो यहाँ पे जो है आपने, आपका जो है एशियन गेम्स का जो एक टाइमिंग था, जहां पे आपने किया था 28:52, 10,000 मीटर, जो आपके पर्सनल बेस्ट टाइमिंग है। उस रेस के बारे में बताइए, जहां पे आप फोर्थ आए, ऑलमोस्ट मेडल से चूके बाय अगेन माइक्रो सेकेंड्स का बोलबाला है आपके साथ भी। तो बताइए उस रेस के बारे में, कैसा रहा रेस, और कैसा लगा? पहली बात है कि एशियन गेम्स में आप गए, जहां पे आपका और भी एक सपना था सिर्फ आर्मी का ज्वाइन करना था, लेकिन आप फिर भी जो एशियन गेम्स तक पहुंचे, कैसा था वो सफर, और उस रेस के बारे में बताइए। उस समय सर मैं, जब उसकी तैयारी 1.5-2 साल पहले मैंने चालू की थी, तो उस समय इंजरी के कारण मैं इंडिया टीम से बाहर था। और उसके बाद अपना जो सफर था, मैं उस समय लगभग 2 साल तक मैंने छुट्टी नहीं गया था मैं। तो अपना इंटर स्टेट हुआ था जो कॉमनवेल्थ का क्वालिफाई राउंड था लखनऊ में। तो मैं अपना तैयारी करके आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट से वहां पे गया था। तो वहां पे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में मैं वहां पे दोनों में सेकंड हो गया था। तो कॉमनवेल्थ के लिए हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस समय हमारा फॉरनर कोच, जो रसियन कोच थे अपना डॉक्टर निकोलस, तो उन्होंने वहां पे मुझे सेलेक्ट किया, और मैं उसके बाद दोबारा इंडिया टीम में मैं गया। तो वहां पे 2 महीने बाद अपना नेशनल हुआ था, फेडरेशन का पटियाला में हुआ था, जिससे एशियन गेम्स के लिए अपना क्वालिफाई फाइनल सिलेक्शन ट्रायल था वहां पे। तो वहां पे बहुत टफ कंपटीशन था। पूरे इंडिया कैंप के लगभग 10 एथलीट जो ऐसे थे, बहुत पता नहीं था कौन वहां पे आएगा। तो मैं वहां पे अपना, हमारा जो कोच था मुझे दोनों इवेंट नहीं कराया, सिर्फ मुझे वहां पे 10 किलोमीटर ही करने के लिए बोला फॉरनर कोच। मैं 10 किलोमीटर में वहां पे गोल्ड मेडल जीता और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया।
और सिलेक्शन हुआ, जो तो बहुत ही टफ कंपटीशन था। और मैं शायद 2 साल से इतना अच्छी तैयारी नहीं किया होता तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता एशियन गेम्स जाने के लिए। और वहाँ पे जब सिलेक्शन हो गया तो हम लोग इंडिया कैंप में ऊटी में प्रैक्टिस कर रहे थे रशियन कोच के पास। और वहाँ पे काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस और बहुत ही फोकस करके हमने वहाँ पे प्रैक्टिस किया। तो इंचोन में हम लोग कोरिया 1 महीने पहले ही पहुँच गए थे वहाँ पे क्लाइमेट और टाइमिंग अडॉप्ट होने के लिए। और फेडरेशन भी हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहा था जो इतना पहले भेजा, और हमारा कोच सर भी। और उस समय मैं जब इंचोन में गया था तो मैं अपना टाइमिंग जो है मैं डेली लगभग प्रैक्टिस में हर हफ्ते बेस्ट कर रहा था। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गोल्ड मेडल ही एशियन गेम्स में जीता, लेकिन जिस दिन मेरा फाइनल कंपटीशन था उस दिन बहुत जैसे हम लोग वार्म अप करके अंदर गए, बहुत तेज से बारिश आ गया और बारिश ही चलता रहा, हमारी रेस स्टार्ट हो गई। तो जब बारिश मैंने देखा वार्म अप करके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख होने लगा कि मैं इतना अच्छा प्रैक्टिस किया हूँ और मेरा टाइमिंग अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि मैं प्रैक्टिस में ही 29 मिनट्स 02 सेकंड प्रैक्टिस में ही कर दिया था। मुझे ये उम्मीद थी कि मैं 28 मिनट 30 सेकंड के नीचे ही मैं रनिंग करूँगा। लेकिन वो बारिश देखते हुए मैं बहुत दुःख हो रहा था मुझे वार्म अप एरिया में कि बारिश हो गया, मेरा टाइमिंग अच्छा नहीं आएगा। तो लेकिन मैं बहुत कोशिश किया तभी मैं 28 मिनट्स और 52 सेकंड में वहाँ पे टाइमिंग में भागा। तो ये अपना मुझे आज भी बहुत दुःख होता है। मैं बहुत अच्छा टाइम आ सकता था लेकिन टाइम नहीं आया इतना अच्छा। अच्छा, क्या मेडल की उम्मीद थी आपको तभी? सर मेडल तो उम्मीद तो थी, मैं मेडल में मतलब मेडल के लिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे जूनियर्स वगैरह में बहुत सारे मेडल थे। मेडल का उम्मीद था और रैंकिंग जो हमको मिल जाता है पहले कि भाई आपका किस लेवल के एथलीट आए हैं और कितना पर्सनल बेस्ट है, उनका सीजन बेस्ट कितना है। तो मैंने सबका लिस्ट चेक किया था तो मेरा वैसे नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे करंट फिटनेस मेरा बहुत अच्छा था, मुझे कॉन्फिडेंस था मैं 28 मिनट्स में मैं इतना रनिंग करूंगा। और आप शायद देखेंगे तो एशियन गेम्स में 28 मिनट में मेडल तो लगभग आ जाता है इतना, ओके। 28 मिनट प्लस में करने में। लेकिन वो मेडल नहीं मिला मुझे। अब मैं कोशिश तो पूरा किया था और मेरे में इस समय मेरी फिनिश बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी फिनिश मानी जाती है। आप किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर से बात करेंगे, फिनिश में बोलने से मेरा नाम लेने से हर कोई बोलेगा फिनिश में मानना पड़ेगा। लेकिन उस समय मैं इतना इफेक्ट लगा दिया था कि मुझे फिनिश करने के लिए भी जान नहीं बची थी उस रेस में। मैं अपना 100% लगा दिया था। अच्छा, ये है कि उस टाइम का जो अभी अभी तक जो रिकॉर्ड जो बना है वो 10,000 मीटर्स का है, सुरेंद्र सिंह भंडारी जो अभी कोच है, 2802। क्या वो रिकॉर्ड कभी टूट सकता है? सर रिकॉर्ड तो बनता है टूटने के लिए ही सर। और मैं खुद उस रिकॉर्ड को मैं चैलेंज किया था, अगर शायद उसके बाद इंजरी नहीं आई हुई होती मुझे तो हो सकता है पॉसिबल, क्या पता आज मुझे और अच्छी कहने में खुशी मिलती कि आप नेशनल रिकॉर्ड मेरे नाम पे है। क्योंकि उस समय रशियन कोच का भी काफी फोकस था, बाहर कंट्री में हम लोग और कंपटीशन के लिए जाने वाले थे, ओलंपिक की क्वालिफाई के लिए। और उस समय मेरा हर हफ्ते टाइमिंग भी बेस्ट हो रहा था। और उसके बाद तो मैं कोशिश तो मैं ही खुद अपने दिल में चैलेंज किया था उस समय। और मुझे उम्मीद अपने ऊपर विश्वास था इंजरी नहीं होता तो मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर देता। और अभी रिकॉर्ड तो बनता है सर, ये मैंने बताया कि रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए। अगर सर भाग सकते हैं, सुरेंद्र सर भाग सकते हैं, तो दूसरा भी कोई भाग सकता है। अभी तो मैं तो दूसरे को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार से, मेरे भाई हो या कोई, इस रिकॉर्ड को ब्रेक करें और अच्छा टाइमिंग दें। अच्छा। रिकॉर्ड तो बाकी टफ बहुत है, लेकिन मैं अभी फोकस, अभी तो मैं फुल मैराथन करने लगा हूँ, मैं अपने आप को नहीं, लेकिन मैं अपने भाई को, अभिषेक को भी और छोटे भाई, मैं इनके ऊपर अभी फोकस कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड जो है अपना ये लोग ब्रेक करें। बहुत बढ़िया। क्योंकि आमिन सुरेंद्र सिंह जी भी रिकॉर्ड जो तोड़े थे वो हरिचंद सर का था जो काफी साल तक रहे थे। तो अभी जो अभी इनका रिकॉर्ड भी जो है अभी कम से कम अभी भी 15 साल हो गए, इनका रिकॉर्ड अभी अभी भी जारी है, 10,000 सर मीटर्स का अभी भी है, बरकरार है। तो यही है कि उम्मीद है कि हाँ आप कहते कि सही है, कि रिकॉर्ड बनते हैं ब्रेक होने के लिए। एंड आई एम श्योर कि जल्दी, या आपके आप जैसे कह रहे हैं कि ना आपके भाई के ऊपर फोकस है, कोई ना कोई तो तोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी भाई को भी मैंने केनिया वगैरह में ट्रेनिंग के लिए पूरा वो भेजता रहता हूँ। कोविड के पहले वो केनिया में था, वो भी बाहर बहुत सारा कंपटीशन भाई अपना यूरोप में मिल रहा था।
अभी वो 13 प्लस 5000 बहुत सारी रेसें भागा। और फोकस उसके लिए मैं काफी किया हूँ अभिषेक के ऊपर कि भाई मैंने नहीं रिकॉर्ड किया लेकिन आप करो। और अभी फैमिली सपोर्ट पहले से काफी बेटर है। तो अच्छा। और उसको कंपनी की स्पॉन्सर है, फॉरनर कोच पास ट्रेनिंग कर रहा है, केनिया में उसको मौका मिल रहा है। मैं उसको हमेशा ही मोटिवेट करता हूँ कि काश मुझे मिलता तो शायद कुछ और रिजल्ट होता, जितना सपोर्ट भाई और इनको मैं कर रहा हूँ। और मुझे सर बाहर प्रैक्टिस करके और बाहर कंपटीशन यूरोप में बहुत सारा मिलता तो मैं श्योर था कि मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता मैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे ऑडियंस कह रहे कि हाँ, देवन सिक्वेरे जी जो आपसे मिले थे पुणे में, वो कह रहे कि सर राहुल इज अ फैंटास्टिक रनर। और एक है तरुण कुमार नेहरा जी जो कह रहे हैं कि इतने जिम्मेदारी के बावजूद आप इतने अचीवमेंट किए, वो काबिले तारीफ है। सर वो है, देखो सर एक लकी भी मैं मानता हूँ कि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ और सबको जिम्मेदारी भी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि परिवार में सबको एथलीट बनाना और सबको साथ लेना, परिवार को सबको साथ लेके चलना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें बहुत सारा हमारे दिमाग पे भी लोड आता है और पैसे से लेके सब कुछ, क्योंकि मैं भी जॉब अकेले करता था तो मेरा छोटा भाई रेलवे में जॉब करता है। तो उसके पहले सारी चीज से सपोर्ट करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं एक लकी मानता हूँ कि चलो मुझे एक चांस मिला अपने परिवार को लीडरशिप करने के लिए और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा लीडरशिप करूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे विश्वजीत खान जी आपको पूछ रहे हैं कि आपका डाइट क्या है, बताइए। डाइट तो सर हमारे पास न्यूट्रिशंस रहते हैं, वो लोग बनाते हैं। जैसे अपना मॉर्निंग में दलिया हो गया और अपना एक मैं वैसे सर मैं मेरा फैमिली जो है, मेरा फैमिली पूरा वेजिटेरियंस है। नॉन वेज कोई नहीं खाता क्योंकि हमारे चाचा जी ये बोलते हैं कि हमारे घर में वो जय गुरुदेव में है तो इसलिए कोई नॉन वेज नहीं खाता। हम लोग वेज खाते हैं। हम लोग सर डाइट में क्या है, जैसे जूस मैक्सिमम कोशिश करते हैं जूस अवॉइड करने के लिए कि भाई मौसमी अनार का जूस हो गया मॉर्निंग में। और अपना ब्रेकफास्ट में दलिया हो गया, रागी हो गया और ब्रेड्स हो गए। ये सब हमारे मेस में अवेलेबल रहता है और अच्छी डाइट। और उसके बाद हम लोग स्पाइसी और ऑयली थोड़ा कम खाते हैं और बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जैसे बीट रूट हो गया, अपना ड्रम स्टिक हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग बॉइल्ड करके अच्छे से खाते हैं। अभी जैसे कभी कभी हम लोग नहीं रहता कैंप में या घर गए, हम लोग डाइट के ऊपर बहुत फोकस है। और डाइट अच्छा खाना बहुत जरूरी होता है एथलीट के लिए, क्योंकि अगर हम अच्छी डाइट नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में फैट्स बढ़ेगा, वेट बढ़ता है तो हमको परफॉर्मेंस लाने में बड़ा डिफिकल्ट होता है और हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है। क्या है वेट अभी आपका एवरेज? मेरा तो अभी फिलहाल 65 kg है वेट सर। अभी अच्छा। थोड़ा सा कोविड की वजह थोड़ा ज्यादा है लेकिन अभी कम हो रहा है सर वेट। अच्छा, अगर डाइट नहीं होता तो राहुल जी क्या खाना पसंद करते हैं? सर अगर डाइट नहीं होता तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? डाइट नहीं होता तो समझा मतलब, अच्छा अगर ये स्पोर्ट डाइट फॉलो नहीं करना होगा। तो क्या मुझे खाना पसंद करते हैं? मुझे पनीर वगैरह, मैं पालक पनीर बहुत पसंद करता हूँ सर वैसे। अच्छा, बहुत हाँ बढ़िया। तो ये जो है आगे जो है अभी रनिंग के बारे में पूछते हैं। जहां पे आपका 10,000 मीटर्स के बाद आप हाफ मैराथन और हाफ मैराथन में चेंज किए, कैसा रहा वो चेंज? ट्रेनिंग में क्या तब्दीलियां लेके आए हाफ मैराथन के लिए और फुल मैराथन में भी? सर सन 2012 में मैं एयरटेल में भी फर्स्ट था, बेंगलोर 10K में भी फर्स्ट था। और हाफ मैराथन में सर 10 किलोमीटर जो हम तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता। बस उसमें क्या है, थोड़ा माइलेज बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम पेस रनिंग 10 किलोमीटर कर रहे हैं तो उसमें 12 किलोमीटर किए, लॉन्ग 20 किलोमीटर कर रहे हैं तो उसको 25 किलोमीटर किए। थोड़ा माइलेज अप करते हैं हाफ मैराथन के लिए, तो इतना ज़्यादा चेंज वर्कआउट नहीं होता है, हाफ मैराथन अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब हम 42 किलोमीटर की तैयारी करते हैं तो हमको टोटल वर्कआउट चेंज हो जाता है। अच्छा। क्योंकि 42 किलोमीटर में क्या है, हमारा मैक्सिमम माइलेज के ऊपर है, हमारा पेस भी स्लो हो जाता है, रिकवरी पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है और माइलेज भी बहुत कवर करना पड़ता है। क्योंकि मसल्स पे बहुत लोड आता है तो इंजरी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं 42 किलोमीटर में। तो हमको मसाज का भी सपोर्ट चाहिए, आइस बाथ का भी सपोर्ट चाहिए, फिजियो हमारा है और मसाजर ये लोग भी बहुत केयरफुली 42 किलोमीटर की तैयारी। और क्लाइमेट भी जैसे रहता चेंज करना पड़ता है। अभी जैसे मान लीजिए पूना में बहुत गर्मी है तो हमको मैराथन की तैयारी माइलेज इतना नहीं हो पाता गर्मी में, तो हम लोग अपना कैंप वगैरह ऊटी हो गया, शिमला हो गया, रानी खेत हो गया, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 42 किलोमीटर के लिए सर। ओके। आपका जो पर्सनल बेस्ट टाइम है जो है हाफ मैराथन का है 106.12। यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली जो है रिकॉर्ड बनाया गया था अविनाश साबले जी का, जो 62 सेकेंड्स में मेरे ख्याल से हाफ मैराथन भागे थे। उन्होंने 60 में भागा कालिदास सर। 60 में भागा था, जो कालिदास हिरवे का जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। सर, आपका जो नंबर जो है मुझे कालिदास हिरवे ने उन्होंने दिया था। आप सर, उनको कैसे जानते हो और उनके बारे में जरा बताइए। सर जो कालिदास हीरो है एक्चुअली में वो महाराष्ट्र से हैं और मैं शुरू से ही महाराष्ट्र में पुणे सिटी में हूँ। तो हमारा स्टेट लेवल पे बहुत सारा कंपटीशन हुआ और हम कालिदास हीरो जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड भी है। हमारी बातें होती रहती है, हमेशा मिलते रहते हैं, एक दूसरे का हालचाल भी लेते रहते हैं। तो हम लोग इंडिया कैंप में भी साथ रहे, वो भी एक बहुत अच्छे एथलीट है। तो इसलिए हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और बहुत अच्छी जान पहचान भी है। और आप जैसे बोला कि हाफ मैराथन का टाइम, मैं एक बार लखनऊ में 1 घंटा 5 मिनट में किया था। और मैं हाफ मैराथन में बहुत ज्यादा दिन तक प्रोफेशनल काम नहीं किया सर। मतलब प्रैक्टिस के लिए स्पेशल करके किया नहीं, और बहुत कम हाफ मैराथन भी भागा। थोड़ा टाइम कम मिला और मैं ओलंपिक को लेके काफी ज्यादा उसमें सीरियस था। 42 और 10 किलोमीटर में फोकस किया, और ओलंपिक्स में 21 किलोमीटर नहीं है, तो इसलिए मैंने काम नहीं किया 21 किलोमीटर पे। मैराथन में फिलहाल अभी भी एज आपके साथ ही है, क्योंकि सर, ये कि 30 इयर्स के ऊपर ही मैराथन में जो है अच्छा टाइमिंग लेके आते हैं बहुत सारे रनर्स। सर, तो आपका तो अभी अभी 29 है, और कृष्णा जी कह रहे हैं कि अभी नई नई शादी होगी है, तो शादी मुबारक आपको। वो कह रहे हैं थैंक यू कि सर। लड्डू कब खिला रहे हो आपके तरफ से। लड्डू सर, जैसे मुलाकात होगी मैं लड्डू अभी तक भी खिला रहा हूँ। जो लोग मिलते हैं, जब मिलते हैं उसी समय में खिलाता हूँ, क्योंकि शादी की खुशी है सर। और अच्छा आपको ये भी बता दूं कि जो मेरी वाइफ है वो भी केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट टीचर है। अभी अच्छा। वो दीमापुर रंगा पहाड़ में पोस्टेड है, अपना कैंट के अंदर। तो मुझे लगता है अभी वो मेरे फैमिली में एंट्री की है और मेरे जीवन साथी है। तो उनका भी बहुत सारा परिवार पे और मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और उनका भी ये है कि अभी आप बहुत अच्छा करो, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा हो गया है। और मैं भी खुद एक स्पोर्ट टीचर हूँ, तो वो भी बहुत मुझे मोटिवेट, और कोई भी चीजें जो अपना थ्योरी में मुझे नहीं पता होता साइंस में, वो बहुत हेल्प करती हैं। और अभी मैं फिलहाल बहुत अच्छी ट्रेनिंग करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अभी फैमिली भी सेट हो गई है, मैं भी मतलब शादी वगैरह तब करके सेट हो गया हूँ। तो उम्मीद ये है कि मैं आगे 42 किलोमीटर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश और प्रैक्टिस अपना अभी जारी किया हूँ। बहुत बढ़िया। आप इतने सारे मेडल्स जीते हैं, अराउंड 35 प्लस नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन एक जो मेडल जो होता है बहुत करीबी माना जाता है सारे रनर्स के, जो वो लोग कहते हैं कि हाँ ये मुझे बहुत खुशी हुई ये मेडल जीतकर। ऐसा कोई रेस है जहां पे आपने मेडल जीता और आपको आपके बहुत करीब है वो रेस? सर, ये मुझे बहुत सारा खुशी मिलता है जो मेडल्स की बात है। मेडल्स में मुझे 2 रेस का तो बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। ये अपना, एक तो मैं सन 2012 में जूनियर एशियन चैंपियनशिप में कोलंबो में 5-10 किलोमीटर दोनों में गोल्ड मेडल किया था। और उसके पहले जो 1000 मीटर और 1500 मीटर मुझे जापान वालों ने हराया था सन 2009 और 10 में। उनका बदला मैंने, मेरे दिमाग में था इंडिया से जाने से पहले कि अगर वो लोग आएंगे तो मैं उनसे बदला ये लेके रहूंगा। और वो मेरा सपना पूरा हुआ। मैं 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों में मैं गोल्ड मेडल जीता अपने देश के लिए। और वो मुझे इस मेडल का इसलिए बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब गोल्ड मेडल अदर कंट्री में जीतता हूँ तो वहां पे अपने देश का नेशनल एंथम वहां पे बजता है, तो उस समय मुझे बहुत प्राउड फील हुआ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और दूसरा रेस एक मुझे बहुत प्राउड फील होता है, जब मैं एशियन गेम्स के लिए 10,000 मीटर में मैं अपना क्वालिफाई किया। उस समय सिल्वर मेडल जी लक्ष्मणन को था। उनका भी काफी अच्छा 5,000 10,000 मीटर में रिकॉर्ड्स रहा है, और उनका भी रिजल्ट काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे लिए चैलेंज बहुत बड़ा था। तो ये 2 मेडल जो मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है मुझे अपने आप में। अच्छा, आप इतने लोगों के इंस्पिरेशन रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है लोग कह रहे हैं आपके रनिंग स्किल्स के बारे में। आप किन एथलीट से आप इंस्पायर हुए थे? नेशनल और इंटरनेशनल में आपके जो फेवरेट एथलीट्स जिससे आप इंस्पिरेशन पाते हो वो कौन 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 है और क्यों?
नेशनल में सर जैसे अपना बहादुर प्रसाद सर लोग हैं, अपना पुराने एथलीट का मैं हिस्ट्री पढ़ता था, सुरेंद्र सर का रिकॉर्ड था, ये कोच भी थे हमारे सीनियर सुरेश पटेल, और ये अपना इंडियन आर्मी के मतलब बहुत सारे एथलीट जो थे, तो इनसे मैं नेशनल लेवल पे इनको मैं फॉलो करता था और इनकी एक्टिविटी भी देखता रहता था। तो ये मेरे जो सीनियर्स थे, तो इन लोगों को मैं फॉलो करके आगे अपने आप को जो कमी बेसी रहती थी इनके आदतें मैं अपने ऊपर भी अवॉइड मतलब डालता था। और जैसे पहले वर्ल्ड लेवल में एथलीट थे अपना कनिषा बेकले हो गए, मोहम्मद फराज सर हो गए, एले गिलेबी सलासी हो गए, तो इन लोगों की मैं वीडियो भी देखता था और उसके बाद इनसे इनकी हिस्ट्री भी पढ़ता था। तो ये इनको मैं अपना टारगेट करते हुए इनके बारे में पढ़ के अपने आप में अप्लाई करता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी तो आपने छोटे से आपने अभी कोचिंग वगैरह शुरू कर दिया अपने भाइयों के लिए। फुल टाइम कोच राहुल जी कब बनेंगे? सर सच बताऊं तो अभी तो सिर्फ मैं बहुत सारे एथलीट्स का मेरे ऊपर आता रहता है कि भैया आप ये बता दो, सर आप ये बता दो, मैं भी सबको ही बोलता हूँ मैं अभी आपको वर्कआउट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता सर। अगर मान लीजिए कोई भी एथलीट मेरे से वर्कआउट ले रहा है या मेरे को फॉलो कर रहा है अच्छा बनने के लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि उसको एक 100% फोकस करके उसका वर्कआउट प्रोग्राम बनाना चाहिए, अच्छा गाइडलाइंस करना चाहिए। और वो टाइम अभी मेरे पास मिल नहीं पाता है सर, क्योंकि मैं अभी एक एथलीट हूँ, 42 किलोमीटर की तैयारी करता हूँ, तो बिल्कुल ही रेस्ट डाइट और प्रैक्टिस के ध्यान देने बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सर मुझे। तो इसलिए मैं उनको मना करता हूँ आप वेट कीजिए और जो और अच्छे कोचेस हैं उनके कांटेक्ट में जाइए, वो अच्छा आपको, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं उनको बोलता हूँ। और अभी मेरा सन 2024 का 22 का एशियन गेम और 24 का जो ओलंपिक्स गेम है, इसके लिए फिलहाल मैं खुद फोकस कर रहा हूँ। जैसे भी भाई बहन सब लोग या कोई भी दोस्त के अचीवमेंट करता है, खुशी मिलती है सर, लेकिन उनकी जगह मैं नहीं ले सकता हूँ। जब तक मैं वो चीज खुद नहीं करूंगा मेरा नाम नहीं आएगा। तो मैं कोशिश अभी है मेरी पूरी है कि मैं एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में अपना अच्छा करके उसके बाद ही मैं कोचिंग के लिए सोचूंगा। अभी कोचिंग के लिए फिलहाल मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं मेरे से कि आप कोच कब बनोगे सर, वो बनोगे, तो मेरे डिपार्टमेंट में भी मुझे एक दो बार बोला गया अगर नहीं हो रहा गेम तो आप देख लो, मैं सभी को भी मना कर दिया। और मुझसे अभी बहुत अच्छे से गेम हो रहा है सर, मेरा परफॉर्मेंस भी आ रहा है और प्रैक्टिस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये अच्छा, अभी फोकस है सर मेरा आगे पीछे। बहुत बहुत बढ़िया। राहुल जी, आपकी कहानी जो है काफी दिलचस्प है और काफी मोटिवेटिंग है। काफी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमसे, जो आपसे कह रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी कहानी है। और आपकी लाइफ की जो कहानी है यही है कि आई एम श्योर कि आपका जो फोकस जो है वो बना रहे और आप आगे चलकर अचीव करें। जाने से पहले अभी 1 घंटा हो गया हम लोग ऑलमोस्ट बात करते हुए, समय का तो पता नहीं लगा कितना जल्दी जा रहे हैं। बिल्कुल जाने से पहले मुझे एक ही सवाल आपसे करना था कि अगर आप बाकी एथलीट्स को एडवाइस देना चाहते हो कि आप आपकी तरह एक अच्छा एथलीट बने, तो उनको आप क्या क्या एडवाइस देंगे? सर एडवाइस ये है, जैसे आप मेरी तरह या इतना मेडल्स जीतना चाहते हो, इतना लंबा सफर अगर आप करना चाहते हो, तो आपको इतना लंबा टाइम भी देना पड़ेगा। अगर सन 2004 से लेकर अगर अभी तक आप देखेंगे तो मेरा स्पोर्ट करियर 17 साल हो गए हैं। अब 17 साल में इतने मुझे मेडल्स मिले हैं, और इसमें आपको बहुत स्ट्रगल लाइफ है, आपको परिवार से भी दूर रहना पड़ेगा, आपको दिन रात बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपके जो है अपना मान लीजिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप अकेले रह रहे हैं, तो आपको अकेले से ही अपने आप कॉन्फिडेंस ला के हर चीज करनी पड़ेगी। कभी कभी होता है कि हम ऐसी जगह पे कैंप प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं, वहां पे इंडिया कैंप पे भी नहीं रहते, इंजरी रहता है, कुछ भी है, तो उस समय आप अपने आप को डाइट भी बनाना पड़ता है, कंसंट्रेट भी करना पड़ता है। तो आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी अपना स्पोर्ट करियर में जब आप इसको चैलेंज करेंगे। उस कठिनाइयों से आपको दूर नहीं भागना है, आप उसको चैलेंज कीजिए और अपना फोकस जो है रखिए। और अच्छे, मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट में एक सही समय पे सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। और आपके जो कोच होते हैं, आप उन कोच पे विश्वास कीजिए और कोच के साथ ऐसा काम कीजिए कि जो कोच है आप पे खुद इंटरेस्ट ले। अगर आप प्रैक्टिस और इस पे अच्छा फोकस नहीं करते तो कोच क्या है उसको भी इंटरेस्ट कम आता है।
तो किसी भी कोच के पास आप प्रैक्टिस करें तो अपने आप को कोच के सामने बेस्ट करने की कोशिश करें, ताकि कोच भी आपके ऊपर अच्छा फोकस कर सके। धन्यवाद राहुल कुमार जी, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर कि बहुत सारे एथलीट्स ये बातें सुनकर मोटिवेट हो जाएंगे और आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। सो मैं ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप आए और अपना टाइम बिताएं यहाँ पे हमारे साथ। और इतनी अच्छी आपकी लाइफ स्टोरी है कि आप कोई भी प्रेरित हो जाएगा। और आई एम श्योर कि आपके जो फैमिली में जो दो बच्चे जो है जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वो भी भारत के लिए मेडल्स लेके आएंगे और जो आपका जो सपना जो है वो जरूर पूरा करेंगे, एशियन गेम्स का मेडल। और आपका खुद का सपना जो है ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन एंड एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन एंड मेडल, वो भी आप पूरा करें, यही हमारी उम्मीद है, ये हमारी मनोकामना है। और आपके जो ब्रदर्स हैं वो भी आगे चलकर देश का नाम रोशन करे, यही हमारी मनोकामना है। सो धन्यवाद राहुल जी, आप आए। बोल सकता हूँ बोलिए। अभी मतलब जैसे क्या है सर कि अभी मैं फिलहाल आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में नहीं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अभी बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ पिछले 1 डेढ़ साल से। यहाँ पे कोच हमारे जय भाई दत्ता साहब हैं। तो अभी मतलब एक मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात है। और जो बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप है सर, इसको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँ, क्योंकि ये मेरा परमानेंट जॉब का है और यहाँ से भी मुझे बहुत सपोर्ट है सर। और कोचिंग में भी आऊँगा कोच बन के, तो कोशिश ये रहेगी इंडिया में कोई भी स्टेट कहीं का भी बंदा हो, बहुत अपने से भी बेस्ट कराने की उसको कोशिश करूँगा। और हमसे भी अच्छा हमारा एथलीट करेगा तभी मुझे वो खुशी मिलेगी। और मुझे जो चाहने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। और हम मिलेंगे कभी कंपटीशन में, तो हम अच्छे से और अच्छे से बात करेंगे। ओके, धन्यवाद राहुल जी, आप स्टूडियो में बने बने रहिए। मैं जरा अपने ऑडियंस को थैंक यू बोल देता हूँ और 1 सेकंड में मैं आपसे बात करता हूँ। ओके सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल जो आप लोग ट्यून किए आज। बहुत ही बढ़िया स्टोरी था राहुल कुमार जी का, उनका सफर काफी अच्छा रहा। फैमिली के लिए आप उतना इतना कुछ कर रहे हैं वो, और आई एम श्योर कि वो मेडल्स लेके आएंगे, उनके भाई और उनके बहन भी मेडल्स लेके आएंगे हमारे देश के लिए। और आगे चलकर वो भी क्वालिफाई हो जाए ओलंपिक्स के लिए और एशियन गेम्स में मेडल लेके आए, यही हमारी मनोकामना है। आई होप कि राहुल जी जो है जिसे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो शिवराज सिंह जी का रिकॉर्ड जरूर तोड़े। 2 hours 12 minutes राहुल जी, ये आपका टारगेट है। आई एम श्योर कि आप जितने श्रद्धा से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप वो रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। और एक जो नेशनल रिकॉर्ड, सीनियर लेवल का नेशनल रिकॉर्ड, आपने 10,000 मीटर्स आप कहे थे कि नहीं हो सकता, लेकिन आई एम श्योर कि मैराथन वाला रिकॉर्ड जो है वो आप तोड़ें। और सबसे पुराना रिकॉर्ड है इंडियन एथलेटिक्स का, वो आप तोड़े और आपका नाम जो है नेशनल रिकॉर्ड में आपका नाम जरूर रहे, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये अगले वीकेंड जो है सैटरडे और संडे जो है दो रनर्स का इंटरव्यूज आ रहे हैं। एक जो है केशव मानिक ताहला, जो हाफ मैराथन के चैंपियन है और 100 डेज ऑफ रनिंग के चैंपियन है। और 1 में ये मेरा जो है फैन बाय मूवमेंट है, जहां पे जो है हमारे जो बहुत ही बढ़िया रनर जो है, मेरे इंडिया के जो सबसे बढ़िया रनर जो है श्रीराम सिंह जी, वो मान गए इंटरव्यू के लिए। ये मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट है और आई एम श्योर वो भी आएंगे और बहुत लोग आप सपोर्ट करेंगे हमारे ब्रॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, मैं अभी आपसे बात करता हूँ।